खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, स्टार ब्लू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। हमारे साथ मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद पासवान जी। प्रमोद जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से छात्र जो कि किसी भी देश या प्रदेश की एक नींव होती है, आज जो छात्रों के रोजगार की बात हो, चाहे उनके भविष्य के लिए जो एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में जो धांधली होती है, कभी नियमावली में बदलाव, कभी एग्जामिनेशन का पेपर होता है उसका लीक हो जाना, इन सभी दृष्टिकोणों से देखा जाए तो कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इसको किस आधार पर देखते हैं, और पुलिसों के द्वारा जो जिस प्रकार से छात्रों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, छात्रों को जिस तरह से घसीट के मारा गया, उनके साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार पुलिस का देखा गया, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कि सभी चैनल पे प्रदर्शित हो रहा है, छात्र भी उसको वायरल कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से आप बीती हो रही है, इन सभी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले धन्यवाद पवन बाबू, जो आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक बात रहा कि ये जो छात्र का जो विगत दिनों एक दो दिन में जो देख रहे हैं एनटीपीसी आरआरबी वाला मैटर में, ये कहीं ना कहीं ये एक बिहार सरकार के प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। छात्र अपने हक हकूक, अपने अधिकार के लिए विनम्रतापूर्वक मांग जो कर रहे थे, और उस पर जो बर्बरतापूर्वक बिहार के प्रशासन के द्वारा जो लाठियां चटकाई गई, ये कहीं ना कहीं उस दिन का ये काला अध्याय है। और भारतीय लोकतंत्र में अपने अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को, हक को मांगना छात्रों के द्वारा और उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना, ये कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की हत्या है। प्रमोद जी, जिस प्रकार से छात्रों का कहना है कि एक ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है, रेलवे ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी की बात करें, इसमें जो कि फिजिकल टेस्ट के माध्यम से ग्रुप डी की बहाली होती थी, उससे अलग हटकर एग्जामिनेशन की प्रक्रिया बहाल की गई। अब इसके बाद भी अगर CBT 1, CBT 2 करके जिस तरह से यूपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, पीटी और मेंस, उसी तर्ज पर ग्रुप डी की एग्ज़ाम लिया जाना, कितना लग रहा है कि छात्रों के साथ या जिस पद के लिए रिक्तियां हैं, उस पद के लिए इतना टफ कंपटीशन किया जाना, क्या लगता है? और उसके बाद भी कि पहले से इसको लेकर नोटिफिकेशन जो जारी थी उसमें अचानक से बदलाव करना, कितना छात्रों के साथ ये गलत नीति है? जी पवन बाबू, मैं यही बता रहा था, आपको बता रहा था। सबसे पहले ये आरआरबी के द्वारा जो ये कंडक्ट एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, ये जो वैकेंसीज है ये 2019 की है और ये 2022 की है। 2019 से लेकर के 2022 तक में अभी CBT 1 यानी कंप्यूटर टेस्ट वगैरह केवल हुआ है। इतने लॉन्ग पीरियड में छात्र जो है अपना तैयारी करके आते हैं और उनका ख्वाब रहता है कि अंडर एज ही उसका, माने जो उम्र का जो सीमा है उसी में वो नौकरी के लिए ललायित होते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। और इस पर भी ग्रुप डी जैसे एग्जाम के लिए, हाँ चलिए ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, इसका जो परीक्षा लेने का पद्धति है किसी भी आयोग के द्वारा, किसी भी बोर्ड के द्वारा, वो चलेगा। लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम पुराने समय में देखा जाता था कि ग्रुप डी में जैसे जो कि किसी भी धर्म या किसी भी जात के या किसी भी धर्म के लोगों को, जो कि समाज के अंतिम पायदान पर लोग हैं, उनको जो है बहाल कर लिया जाता था। रसोइया के पद पर रेलवे में, ट्रैकमैन के पद पर, आपका गैंगमैन के पद पर, हाउस प्यून के पद पर, गार्डनर के पद पर, ताकि वो रेलवे का सहयोग करे और रेलवे जो है उनको सब, इस बहाने से जो गरीब गुरबे तबके के लोग हैं वो समाज के मुख्य धारा में जुटे। लेकिन अब ग्रुप डी में भी एग्जाम को ला देना, परीक्षा को ला देना, और वो परीक्षा फिर निरंतर कालांतर में परीक्षा में वो परिवर्तित हुआ। अब परीक्षा दे करके भी लोग फिर उसमें आते गए। अब इस पर से CBT लगा देना, CBT 1 और 2 ये लगा देना,
तो ये तो जैसे लागे ये हो गया यूपीएससी का कोई प्रशासनिक पदाधिकारी का परीक्षा की तरह लेना। तो ये कहीं ना कहीं ये गरीब गुरबे जो कि समाज के अंतिम पायदान पर लोग हैं, उनको जो कि मुख्य धारा से जोड़ने का जो कि पुरानी परंपरा चल रही थी, उनको कहीं ना कहीं दबाने का काम है, पहली बात। दूसरी बात कि ये परीक्षा अब आरआरबी घोषणा करती है। आपको बता देते हैं पवन बाबू कि अभी बेरोजगारी में पूरे भारत में जो सर्वे किया गया, उस सर्वे में बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है। बिहार सबसे, और उस पर भी जब छात्र, आप जाकर के देखिए कोचिंग संस्थानों में जहाँ पर कि लोग तैयारी करते हैं, भिकना पहाड़ी हो चाहे पटना जैसे इलाके में, चाहे कोई भी कोचिंग हब के पास आसपास, एक छोटे से कमरे में स्टूडेंट दिन रात निरंतर जो है अपने भविष्य की उज्ज्वलता के लिए तैयारी करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उसके लक्ष्य पर चलते हैं। 2019 का वैकेंसी 2022 हो गया और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और उस पर से भी सरकार घोषणा करती है कि आरआरबी भी घोषणा की थी कि भाई इसका जो है हम 20 गुना लेंगे, लेकिन आंकड़ा निकाल के देखिए वो 11 गुना है। तो उसमें भी तो ठगा हुआ महसूस करेंगे लोग, जो छात्र ठगा हुआ महसूस करेंगे। इसके बाद जब अपने ये ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम के लिए और ये अपने हक हकूक़ अधिकार के लिए सड़कों पर उतरते हैं, ये अपने अधिकार सरकार से मांगते हैं कि ग्रुप डी में जैसा पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न पर होना चाहिए। अब उस पर से उन छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाना, आंसू गैस छोड़ना, ये कहीं ना कहीं ऐसी दुर्भावना है छात्रों के साथ ये खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ, जो कि जिस किसी ने भी अगर लाठीचार्ज का जो आदेश दिए हैं वह अत्यंत निंदनीय है। बिहार सरकार के प्रशासन के पदाधिकारी लाठी चटकाए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो सुशासन की बात करते हैं, उनको भी आत्ममंथन करने के समय है कि छात्र देश के युवा पीढ़ी हैं, छात्रों के कंधे पर ही देश की बागडोर रहती है। इसलिए छात्र के हक हकूक़ अधिकार जो संवैधानिक दर्जा है उसमें छेड़छाड़ करना कहीं ना कहीं छात्रों को उग्रता का प्रदर्शन, इसी कारण से तो वो उग्र हुए। तो ये सरकार को मंथन करना है कि जो छात्र अपने कंधे के बल पर देश की नींव मजबूत करते हुए समाज को और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अगर वो हक हकूक़ अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, अगर उन पर दमनात्मक रूप से अगर लाठियाँ चटकाई गई, तो फिर शायद देश का जो युवा श्रम जो कि हृदय कहलाता है वो कहीं ना कहीं खोखला हो जाता है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने इन छात्रों के सवाल पर संज्ञान में लिए हैं और इनके हक हकूक़ अधिकार, क्योंकि वो छात्रों के हर संघर्ष में अपने आप को मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं। चाहे आप पिछला भी देख लीजिए हमारे नेता चिराग पासवान का, चाहे बीपीएससी स्टूडेंट के साथ हो, चाहे टीचर स्टूडेंट के साथ हो, सभी समय वो एक मुक्त रूप से खड़े रहे और ये बात भी उनके संज्ञान में है। और ज़रूरत पड़ी तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान छात्रों के हक हकूक़ अधिकार के लिए सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और वो तैयार रहेंगे। इन छात्र की आवाज़ों को उनके कानों तक पहुंचा दी गई है और हमारे नेता ने भी इनको संज्ञान में ला करके अब इसकी लड़ाई लड़ने के मूड में है, क्योंकि ये इनका वास्तविक हक है कि ग्रुप डी जैसे वैकेंसीज में आप CBT 1 CBT 2 क्यों ला रहे हैं। आप CBT पैटर्न को रद्द कीजिए और छात्रों को जो हर्जाना जो कि उसका टाइम जो किल हुआ है, उसका डेट ऑफ एग्जाम का डेट बढ़ाया जाए और इस पर जो है संज्ञान लेते हुए उसको रियायत दिया जाए। ग्रुप डी जैसे एग्जाम में ये पैटर्न CBT 1 से CBT 2 ये लगे चालू नहीं होगा। इसके लिए हर समय अगर लोगों को 2 परीक्षा देनी होगी तो लोग यूपीएससी का छात्र तैयारी करेंगे, बीपीएससी का करेंगे, SDO BDO बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ग्रुप डी के लिए दर्जा दिया था। आरआरबी ने भी निकाला था कि नहीं भाई, जब परीक्षा से पास करके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी लेवल तक के स्टूडेंट्स को उसमें लीजिए परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रुप डी जो समाज के अंतिम पायदान पर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक रूप से कमजोर है, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, उनको ग्रुप डी में रसोईया, माली, खलासी, ट्रैकमैन, गैंगमैन जैसे पदों पर भर कर करके उनको समाज के मुख्य धारा में लाने की यह प्रयास था, जिसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इनको पीछे धकेलने का काम किया गया है। इनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और हमारे नेता इसके लिए जरूर सजगतापूर्वक अब प्रयास करेंगे और आंदोलन करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे और जरूरत पड़े तो सड़कों पर भी उतरेंगे हमारे चिराग जी।
बहुत अच्छी बातें आपने हमारे सामने रखी है कि ये जो ग्रुप डी सिस्टम होता था, जो हमारे कालांतर में इसकी जो प्रक्रिया थी, इसको कहीं ना कहीं उन तबके के लोगों के लिए ये व्यवस्था बहाल की गई थी जो कहीं ना कहीं शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज में पिछड़े थे। उन लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिस प्रकार से ये व्यवस्था लाई गई कि जो किसी कारणवश शैक्षणिक रूप से सबल नहीं हो सके और उनको रोजगार मुहैया कराने का जो प्रयास था, ग्रुप डी के माध्यम से उनकी फिजिकल फिटनेस के आधार पे उनको बहाल किया जाता था। चाहे वो गैंगमैन हो, ट्रैकमैन हो, चाहे सफाई कर्मी हो, गार्डनर हो, इन सभी पदों पर उनकी योग्यता, उनके फिजिकल फिटनेस, शारीरिक दक्षता के आधार पर उनको बहाल किया जाता था। फिर रेलवे मंत्रालय के द्वारा नई प्रक्रिया लाते हुए ग्रुप डी जैसे बहाली में भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना कहीं ना कहीं इन शोषित, वंचित और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं समाज में आगे बढ़ने की जो एक व्यवस्था थी उससे भी वंचित करने का एक प्रयास माना जा सकता है। और उसके बाद अब सीबीटी पद्धति लाकर क्या माना जाए कि उन लोगों को जिन्हें किसी कारणवश हो सकता है कि शैक्षणिक रूप से उनको आगे बढ़ने का मौका ना मिला हो, पारिवारिक स्थितियां हो सकती है, सामाजिक परिस्थितियां हो सकती है, व्यक्तिगत कोई भी परिस्थितियां हो सकती है जिसकी वजह से वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए। अब जब CBT 1, CBT 2 पद्धति आ गई है, तैयारियां करने के लिए उनके पास वो संसाधन नहीं है। अगर वो समाज में शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और उनको यहाँ भी रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद ऐसे लोगों के लिए क्या विकल्प बचेगा, क्या मानते हैं आप? एकदम एकदम पवन बाबू, अगर ये ग्रुप डी जैसे एग्जाम में अगर CBT 1, CBT 2 ला दे, CBT का पैटर्न अगर आता है तो इसमें तो जो कि तो संपन्न लोग हैं वही पढ़ाई कर करके अब परीक्षा का जो है CBT 1, CBT 2 देंगे। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है, समाज के अंतिम पायदान पर है, जिनके पिताजी नगर परिषद में सफाई मजदूर हैं, उनका बेटा अगर टैलेंटेड है लेकिन वो आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर है, पढ़ नहीं सकेंगे, आगे बढ़ नहीं सकेंगे, उनका विकल्प मात्र एक ग्रुप डी ही बचता है। अगर वो आगे बढ़ने के लिए उसको ट्यूशन, कोचिंग सब जगह पैसा लगता है। अगर उसका ग्रुप डी में अगर वो लड़का का अगर डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है माध्यम से, तो उसका जो सोर्स ऑफ अर्निंग होगा, तभी तो वो टैलेंट का निखार करके फिर आगे का पढ़ाई करके कुछ अपना मंजिल पार करेगा और समाज के मुख्य धारा में होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हर हाल में ये जो CBT पैटर्न जो लागू है, ये कहीं ना कहीं फिर से ये गरीब को गरीब रखने का एक, हमको लगता है कि जो गरीब वंचित लोग हैं, चाहे किसी भी जात धर्म का लोग हो, जो गरीब हैं, उनको फिर से आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं उनको बाधाएं आएंगी। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है, PMO कार्यालय से भी निवेदन है और रेल मंत्रालय से भी निवेदन है कि बिहार के सामाजिक व्यवस्था, बिहार के आर्थिक व्यवस्था और बिहार के जो शैक्षणिक व्यवस्था, इनके बिहार ही नहीं बल्कि देश के ये इन सारी व्यवस्थाओं को एक बार संज्ञान में ले और समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले, गुजर बसर करने वाले लोग जो धीरे धीरे रेंगते रेंगते समाज के मुख्य धारा के करीब पहुंचे हैं या उससे थोड़ा पीछे हैं, उनको अभी और जागरूकता लाने के लिए ग्रुप डी जैसे एग्जाम में डायरेक्ट वैकेंसी करके उसको बहाल की जानी चाहिए। और ग्रुप डी का वैकेंसी क्या है? ग्रुप डी का वैकेंसी हर समय ऑलवेज सेवक के रूप में कार्य किया जाता है। वो ग्रुप C, ग्रुप B और ग्रुप A में जितने भी नियुक्ति पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनको सेवा के रूप में उनको सेवा लिया जाता है। इसीलिए वैसे सेवक जो ग्रुप डी में बहाल हुए हैं, उन ग्रुप डी से सेवा लिया जाए, लेकिन इसके लिए इतना कठोर नियम ना निकाला जाए कि CBT जैसे एग्जाम हो। क्योंकि CBT का अगर तैयारी करने का क्षमता
हमारे समाज के, वंचित समाज के, हमारे किसी भी जात धर्म के लोग के, गरीब गुरबे के पास अगर CBT 1-2 निकालने की क्षमता रहता तो वो डायरेक्ट जो है UPSC का तैयारी करते, BPSC का तैयारी करते, बिहार प्रशासनिक सेवा में जाते। लेकिन किसी न किसी कारण बस उनके पास कुछ कमजोरियां, कुछ मजबूरियां हैं, गाँव में मजबूरियां हैं, शहरों में भी मजबूरियां हैं। इसीलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी के लिए रिजर्वेशन भी कर दिए हैं। आपको SC ST का रिजर्वेशन सामाजिक के आधार पर और समानता के आधार पर, आपका OBC का रिजर्वेशन, यहां तक कि हमारे रोजपा सुप्रीमो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जनरल कास्ट में भी, जो सवर्ण कास्ट में भी, जो उसमें भी जो गरीब गुरबे थे उसमें भी 10% आरक्षण करवाने का काम किया था, ताकि वो ऐसे लोग भी समाज के मुख्य धारा में जुटे। और उस पर से ये ग्रुप डी का एग्जाम मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे केंद्र सरकार से और हमारे तमाम जितने भी रेल मंत्रालय से कि एक बार पुनर्संज्ञान लेते हुए पूरे देश में जो समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोग हैं उनका एक सर्वे करवाए और सर्वे करवा करके उनके हालात को देखे। ऐसा नहीं कि उनके बच्चे टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन उनके साथ समाज के जो विषमताएं हैं उनके कारण से वो आगे पढ़ने में, आर्थिक विषमता है, आर्थिक कठिनाई के कारण आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वैसे बच्चों को ग्रुप डी ही एक माध्यम है जहां पर पांव रखने के बाद उसका सोर्स ऑफ अर्निंग आएगा। जब सोर्स ऑफ अर्निंग आएगा तब फिर वो आगे का टैलेंसी दिखाएंगे, और जब वो टैलेंसी दिखाएंगे तो जरूर CBT का एग्जाम पास करेंगे, और पास करने के बाद वो भी एक सक्षम पदाधिकारी बनकर समाज के मुख्य धारा में जुटने का काम करेंगे। छात्रों के प्रदर्शन के बाद, आंदोलन के बाद जिस प्रकार से रेलवे मंत्रालय ने आखिरकार पुनर्विचार करने की बात स्वीकार की है, तो क्या यह पुनर्विचार केवल CBT पद्धति को समाप्त करने की होगी, या ग्रुप डी जैसे पदों पर बहाली के लिए एग्जामिनेशन की व्यवस्था को ही समाप्त करके कालांतर में, यानी पूर्व के तर्ज पर शारीरिक दक्षता के आधार पर बहाली प्रक्रिया को पुनः लागू करने की तो तैयारी नहीं है। और हमारा दूसरा सवाल, यदि रेलवे मंत्रालय छात्रों की आंदोलन के बाद जो छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण दमनात्मक कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई, उसके बाद रेलवे मंत्रालय पुनर्विचार के लिए तैयार हुआ, छात्रों की मांग पर क्या पहले पुनर्विचार किया जाना चाहिए था ताकि इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होती? ये जो अराजक स्थितियां हैं वो देखने को नहीं मिलती। निश्चित रूप से पवन बाबू, सबसे पहले मैं आपका जो है वो पहला क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, अब देखिए हम जहाँ रहते हैं, एशिया प्रसिद्ध लौ कारखाना जमालपुर के करीब में रहते हैं। हमारे रेल कारखाने में पुराने समय से जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती थी उसमें शारीरिक दक्षता का बहुत बड़ा मान रहता था, और ऐसे भी ग्रुप डी के वैकेंसी में शारीरिक दक्षता ही मापदंड है, क्योंकि ट्रैकमैन शारीरिक दक्षता, गैंगमैन शारीरिक दक्षता, माली, गार्डनर, रसोइया, हेल्पर, लोहा उठाने वाला, सब शारीरिक दक्षता। तो पहले क्या होता था कि पहले जो ग्रुप डी के फॉर्म भरा जाता था उसमें जो अभ्यर्थी जिसका कि रोल नंबर आता था वो अंदर में इंटरव्यू लेने वाले बैठे रहते थे, और वो इंटरव्यू लेने वाले वो एक 40 किलो का बालू से भरा हुआ बैग रहता था, और उसी बैग को उठा करके उनका शारीरिक दक्षता को देखा, 40 किलो 50 किलो जितना का भी होगा उठा लेते थे। जो उठाने में सक्षम हो जाते थे उनको वो पास कर देते थे, उनसे इंटरव्यू में नाम पता वगैरह सब थोड़ा मोड़ा पूछ करके पास कर देते थे। लेकिन अब ये जो पैटर्न आ गया CBT, अब इसकी पैटर्न के आधार पर अब यहाँ तो शारीरिक दक्षता का कोई मोल ही नहीं रह गया। तो इसलिए CBT तो खत्म होना ही चाहिए। और जो पूर्व में जैसे था ग्रुप डी की वैकेंसी रेल मंत्रालय में इसलिए की जाती है कि रेलवे में जितने भी मजबूत और जितने भी ताकतवर काम है वो ग्रुप डी एम्प्लॉयज ही करते हैं, ठीक है। बाकी जो उसके ऊपर के लेवल के हैं तो कंप्यूटर का जमाना है, जो पदाधिकारी है वो कंप्यूटर पर अपना ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन जो मैनुअल वर्क है, वो मानव वाला जो वर्क है, वो सारा काम ग्रुप डी करते हैं। तो ग्रुप डी में शारीरिक दक्षता होनी चाहिए। इसलिए CBT को एकदम हर हाल में, ये पुनर्विचार नहीं बल्कि सरकार को संज्ञान लेते हुए, रेल मंत्रालय को संज्ञान लेते हुए, ये CBT का पैटर्न तो ग्रुप डी में पहले खत्म होना चाहिए। और जो पूर्व में पैटर्न जो शारीरिक दक्षता के साथ जो 5 बोर्ड ऑफ मेंबर जो पैनल में बैठते थे, वो उनका बोर्ड ऑफ मेंबर और शारीरिक दक्षता के आधार पर ग्रुप डी की वैकेंसी होनी चाहिए। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल में
कि अगर छात्र के साथ अगर जैसे सीबीटी का पैटर्न आया तभी से छात्रों में हल्का हल्का अपने हक हकूक अधिकार की बात होने लगी और इस पर संघर्ष, छात्रों ने अपने हक हकूक अधिकार के लिए सड़कों पर आया। अगर सरकार इसको लागू करने से, सीबीटी पैटर्न को लागू करने से पहले या लागू करने के इतना गैपिंग के बाद भी अगर एक बार छात्र संगठन से, सरकार को अपना पॉलिसी से ये बताने का जरूरत था सीबीटी को, अगर उसका खामियां और उसका दोष और गुण को निकालने का जरूरत था, दोनों को कंपैरिजन करने का जरूरत था कि हम किस चीज का एग्जाम ले रहे हैं जिसमें सीबीटी का जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो आज ये हश्र नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से सड़कों पर बेरहमी से अपने हक के लिए उतरे गए छात्रों पर बेरहमी से बिहार सरकार के प्रशासन के आला अधिकारियों ने लाठियां चटकाई, आंसू गैस छोड़े, वो अत्यंत निंदनीय है। और ये बात आपको मैं संज्ञान में दिलाना चाहता हूं पवन बाबू कि जो छात्र अपने कंधे के बूते पर देश की नींव को मजबूत कर सकते हैं, जो छात्र अपने विचारधारा से किसी भी सरकार को ताज देकर के राजा बना सकते हैं, तो आने वाले दिन में वही छात्र अपने हक हकों को अधिकार और संवैधानिक अधिकार अगर नहीं मिलने के कारण उस राजा को जमींदोज करना भी जानते हैं। प्रमोद जी, एक हमारा अगला सवाल है कि अब जिस प्रकार से छात्रों के आंदोलन पर यह कहा जा रहा है कि शिक्षक जो कि छात्रों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, समाज के निर्माण में उनका अहम योगदान होता है, छात्रों के भविष्य ही नहीं समाज की भी भविष्य को तय करते हैं, उन शिक्षकों पर आरोप लगाया जा रहा है आंदोलन भड़काने को लेकर। उग्र आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी निशाना बनाने की तैयारी है। जो भी स्थितियां पैदा हुई, चाहे वो रेलवे मंत्रालय का डिसीजन को आप दोषी मानते हैं, जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिन शिक्षकों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आंदोलन को भड़काने का काम किया, उन्हें दोषी मानते हैं, या वो छात्र जो अपनी आवाज़ को उठाने के लिए पत्र के माध्यम से या लिखित आवेदनों के माध्यम से सरकार के पास अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया था, जब उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तब उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। हो सकता है प्रदर्शन के बीच में कुछ उग्र मानसिकता वाले या कुछ असामाजिक तत्व उसके आड़ में कुछ उग्र आंदोलन में अपना योगदान दिए हों, लेकिन छात्रों को जिस तरह से एक नक्सलवादी या आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाता है, आखिर दोष किसका है? सरकार का, रेलवे मंत्रालय का, राज्य सरकार का, पुलिस का, छात्र का, या उन छात्रों को शिक्षा देने वाले उन शिक्षकों का? किन्हें दोषी मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि यदि सरकार जो पैटर्न निकालती है, जो भी वैकेंसीज निकालती है, कोई भी छात्र जो होता है वो सुनियोजित ढंग से एक पैटर्न पर अपनी तैयारी को अंजाम देता है, और बीच में यदि किसी भी प्रकार का अगर उसमें टर्निंग पॉइंट आता है तो उसका ध्यानाकर्षण जो है वो भंग होता है। तो इसीलिए छात्र तो ग्रुप डी के लिए जो पूर्व में जैसे तैयारी थी उसी के आधार पर चल रहे थे, लेकिन ये बीच में सीबीटी ला करके एकाएक ला करके ये तो छात्र के मूवमेंट को टर्न कर दी कि अब ये तो एग्जाम के बाद 2 एग्जाम देना पड़ेगा। और बात रहा जहां तक शिक्षक जो होते हैं, वो शिक्षक छात्रों के बुनियादी व्यवस्था को बनाने के लिए वो अहम भूमिका निभाते हैं। उनको भी दिल में लगता है कि हम जो छात्र को पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाई का रिजल्ट क्या होगा, हमारे कितने छात्र सक्सेस करेंगे। और उस पर से अगर ये पैटर्न और ये लॉन्ग गैपिंग अगर हो जाता है किसी टेस्ट का, किसी भी टेस्ट का, तो छात्र में, छात्र ही नहीं, किसी भी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनता, अगर उसको कोई काम के लिए, अपने हक के लिए अगर लंबा समय लगता है तो उनमें एक विरोधाभास की भावना आती ही है। सबसे ज़्यादा होता है कि टर्निंग पॉइंट आता है कि अब हम इस पैटर्न पर तैयारी कर रहे थे, अब सरकार का ये न्यू कंडीशन लागू हो गया, अब फिर से हमको टर्न होकर के वहीं पर करना होगा। इसमें हतोत्साह की स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो जिन्होंने वो सीबीटी पैटर्न को लागू किया, उनको बिना इसका सर्वे किए हुए लागू करना सीबीटी पैटर्न, ये। और दूसरी बात कि अपने हक के लिए जो सरकार से
गुहार लगाने वाले छात्रों पर लाठियां डंडे बरसाना, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि निश्चित रूप से इसमें जो है जो ट्रेंड जो चेंज किया गया है वही इसका दोषी है, जिसके कारण छात्रों में इतना उग्रता आई। अगर ऐसा नहीं होता तो छात्र जिस प्रकार से तैयारी कर रहे थे उसी तैयारी के अंतर्गत में परीक्षा देते, उसी तैयारी के अंतर्गत में अपना उसका रिजल्ट भी मिलता। लेकिन ना तो ये सीबीटी पैटर्न इनको बिना सोचे समझे लागू करना चाहिए रेल मंत्रालय को, और ना ही छात्र अपनी हक हकूक अधिकार के लिए अगर सड़कों पर उतर कर गुहार लगा रहे हैं, आपके ही प्रदेश के छात्र गुहार लगा रहे हैं, तो उन पर बिहार सरकार के द्वारा प्रशासनिक डंडा चलाना, ये बर्बरतापूर्ण डंडा चलाना, ये निंदनीय है। हमारा अगला सवाल है प्रमोद जी कि रोजगार को लेकर सरकार के द्वारा बड़े बड़े वायदे किए जा रहे थे, अब लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही है, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए तो करे नियम कायदे कानून लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो नियम अधिकारियों की ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी लेवल के बहाली को लेकर होनी चाहिए था, क्या वो बहाली प्रक्रिया ही समाप्त हो गई, जिसके कारण मानते हैं कि सरकार वो सारा नियम कानून एक ट्रैकमैन और जो कि खलासी का काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर लागू करना चाहते हैं, उनके ऊपर लादना चाहते हैं? क्या ग्रुप डी वाले को ही सरकार ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक पहुंचाने की तैयारी में है? पवन जी, आप जहां तक बात करते रोजगार का, सरकार बिहार सरकार ने खुद अनाउंसमेंट 19 लाख रोजगार देने की बात की थी, उल्टा लीजिए उनका मैनिफेस्टो। लेकिन दुर्भाग्य है, आप ग्रुप डी को तो इस तरह से बंद कर दिया गया। आज 1999 से बिहार के नगर विकास विभाग 1999 से ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं हो रही है। आज नगर विकास विभाग जितने भी नगर परिषद हैं, नगर निगम है, नगर निकाय हैं, सभी जगह आप घूम के देख लीजिए, या ब्लॉक है या अंचल कार्यालय है, सभी जगह कर्मचारियों की कमी है ग्रुप डी का वैकेंसी के लिए। यहां तक कि जो सफाई मजदूर है जो ग्रुप डी का काम करते हैं, अब उनको भी एनजीओ के मार्फत से कराया जा रहा है, एनजीओ के मार्फत से कराया जा रहा है। तो जब 1999 से ही ग्रुप डी की वैकेंसी पर ताला बंद है, तो फिर ये हम कैसे बात करें कि ये जो है गरीब गुरबों के साथ न्याय हो रहा है? आज नगर परिषद के अंतर्गत में जो सफाई मजदूर हैं, अगर वो सफाई मजदूर की संख्या को देख लीजिए जा करके, आज उनको सही ढंग से वेतन नहीं मिल रहा है, सही ढंग से वेतन नहीं मिल रहा है। आए दिन हड़ताल, आए दिन आंदोलन, अपने हक को अधिकार के लड़ना पड़ता है। तो जो समाज के अंतिम पायदान पर, जो समाज के इतने मतलब कि सफाई का काम करने वाले लोगों के साथ जब ये सरकार ये इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर आप आगे के भविष्य के बारे में और नौकरियों के बारे में क्या सोच सकते हैं, ये तो आप खुद समझदार हैं। इसलिए हर हाल में सबसे पहले पूरे बिहार में बिहार सरकार सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए पूरे बिहार में जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा था 19 लाख नौकरियों के बारे में, सबसे पहले सभी विभाग के जितने भी ग्रुप डी के वैकेंसी है, सफाई मजदूर, हेल्थ डिपार्टमेंट में या और कहीं, वार्ड बॉय, ये सब का जितना भी अटेंडेंट, परिचारी, आपका जाकर के चिट्ठी पहुंचाने वाला पत्रवाहक, आपका जाकर के जो जमादार, सफाई इंस्पेक्टर, ये सब टाइप का जो जिससे कि शहर की स्वच्छता और सुंदरता बनी रहती है, इस सबको आपको सबसे पहले 1999 से जो बहाली बंद किए हैं उसको स्टार्ट करवा करके आप पूरे बिहार में सर्वे करवा करके सभी डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की वैकेंसी को फुलफिल कीजिए। फुलफिल करने के बाद जब वही समाज के अंतिम पायदान के लोग जब ग्रुप डी में जाएंगे, सफाई विभाग में जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे, तो इससे जो होता है उसका जो है सर्वांगीण विकास भी होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और वो समाज के अंतिम पायदान से हट करके वो समाज के मुख्य धारा में जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। प्रमोद जी हमारे साथ बने रहे, और प्रमोद जी ने जिस प्रकार से राज्य सरकार की जो पुलिसिया व्यवस्था है, राज्य सरकार की जो रोजगार की नीतियां हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाया। इसके अलावे जो रेलवे मंत्रालय है उनके द्वारा जो सीबीटी पद्धति है, इस पद्धति के ऊपर ही सवाल खड़े करते हुए
रेलवे की ग्रुप डी की जो बहाली है उसे पूर्व की पद्धति के अनुसार यानी शारीरिक दक्षता के अनुसार वो बहाली प्रक्रिया पुनः लागू करने को लेकर पुनर्विचार किए जाने की भी मांग उन्होंने उठाई है। इसके अलावा ओवरऑल छात्रों को इसके लिए दोषी नहीं माना है और छात्रों को जो दिशा दशा दिखाने वाले शिक्षक हैं, कोचिंग संचालक हैं, उन्हें भी इस घटना के पीछे वो दोषी नहीं मानते हैं और सरकार से इन छात्रों के भविष्य के लिए पुनर्विचार करने की इन्होंने गुहार लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। और हम आगे भी इसी प्रकार से नए विषयों के आधार पर हम आपके बीच बने रहेंगे, नए सवालों को उठाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार ब्लू न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।